हेलो स्टूडेंट्स, मैं बुबू मिश्रा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8वीं का साइंस, चैप्टर नंबर 14, 14वां लेसन है, जिसका नाम है ऊष्मा का मापन तथा प्रभाव। तो ये चैप्टर जो है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है क्लास में। इसका स्वाध्याय मैं आपको जो है सब बता देती हूँ। पूरे स्वाध्याय के सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा जाएगा, वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ सवाल हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उसको भी सॉल्व करना होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो है अगर आप नए व्यूअर हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लाभ उठा सकें। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है चैप्टर में कि हमें ऊष्मा कौन कौन से स्रोतों से प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न है कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तीसरा है कि ऊष्मा के कौन कौन से प्रभाव तुम्हें मालूम है, और ये आकृति के विविध परिणाम दिखाए गए हैं, वे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें ऊष्मा जो है कई रूपों से हमें प्राप्त होती है, स्रोतों से प्राप्त होती है। जैसे सूर्य से, पृथ्वी, ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, विद्युत, परमाणु ऊर्जा, हवा, इन सब से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। अब दूसरा प्रश्न है जो ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो इसका उत्तर आप लिख लेंगे। ऊष्मा का स्थानांतरण संचलन, संवहन तथा विकिरण द्वारा होता है। और ये ऊष्मा के कौन कौन से प्रभाव तुम्हें मालूम है, इसका जो है आंसर आप समझ लीजिए कि ऊष्मा के प्रभाव है प्रसरण, अवस्था परिवर्तन, तापमान में वृद्धि, प्रकाश का उत्सर्जन, ज्वलन, ये सारे ऊष्मा के प्रभाव हैं। और ये जो आकृति दिख रही है यहाँ पर आपको, इस आकृति में जो कौन कौन से प्रभाव हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि ये आकृति में तापमान में वृद्धि हो रही है, पानी का उबलना, बर्फ का पिघलना, ज्वलन, जलना, और प्रसरण प्रभाव, ये प्रसरण का प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो है, ऊष्मा के बहुत सारे स्रोत हैं, सूर्य है, पृथ्वी है, रासायनिक ऊर्जा है, बुक में ही आपके दिया है सूर्य, पृथ्वी, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, तो ये सारे ऊष्मा के स्रोत हैं, सब दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कर लेते हैं, जैसे स्थितिज ऊर्जा तथा गति ऊर्जा का क्या अर्थ है। तो पिंड की विशिष्ट स्थिति के कारण अथवा स्थान के कारण उसमें जो ऊर्जा समाविष्ट, मतलब उसके अंदर जो ऊर्जा रहती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और पिंड की गतिमान अवस्था के कारण पिंड को प्राप्त हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। यहाँ पे ऊष्मा की और तापमान की भी परिभाषा आप देख सकते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है। यह अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। किसी पिंड के समाविष्ट ऊष्मा का मापन उस पिंड के परमाणुओं की संपूर्ण गतिज ऊर्जा से होता है। ऊष्मा का एसआई इकाई जो होता है वो जूल होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और ऊर्जा का एक प्रकार होने के कारण ऊष्मा को अर्ग में भी व्यक्त कर सकते हैं। ऊष्मा को कैलोरी, किलो कैलोरी में भी व्यक्त कर सकते हैं। मतलब जूल, अर्ग और किलो कैलोरी, ये तीन जो है इसकी इकाइयाँ हो सकती हैं, ये बात ध्यान में रखना। आगे दिया है तापमान। तापमान क्या है, किसी वस्तु का तापमान दर्शाता है कि वह वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है। तापमान राशि ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निश्चित करती है। वस्तु के परमाणुओं की औसत गतिज ऊर्जा उस वस्तु के तापमान का माप होती है। तापमान का एसआई जो इकाई है वो केल्विन है। और तापमान डिग्री सेल्सियस यानी अंश सेल्सियस तथा अंश फ़ारेनहाइट में भी व्यक्त करते हैं। इसका भी तीन इकाई है, एक केल्विन है जो एसआई है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी दो इसके जो है रूप। और ये जो आप सूत्र देख रहे हैं यहाँ पर, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं स्वाध्याय की तरफ। स्वाध्याय में क्या क्या प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लंबा न खींचते हुए मैं आपको फटाफट पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न बता दूं। मतलब पहले में ही अ, ब और क करके जो प्रश्न दिया है, जैसे इसमें मिलान करना है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होना चाहिए, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। पानी का क्वथनांक कितना होना चाहिए, तो 212 फ़ारेनहाइट पानी का क्वथनांक होना चाहिए। कमरे का तापमान 296 होता है। कमरे का तापमान पहले वाले से मिलान कर देंगे। और पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होता है, पानी का हिमांक होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो इस तरीके से पहला प्रश्न हो जाता है। कौन सत्य कहता है, ये भी देख लीजिए कौन सत्य कहता है। तो इसमें क्या है, पदार्थ का मापन जूल में, तापमान जूल में मापते हैं, तो ये असत्य होगा। ये क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि पदार्थ का मापन हम किस में करते हैं,
डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में करते हैं और केल्विन में भी नापते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद दिया है कि ऊष्मा यह गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, तो ये होगा सत्य। क्या हो जाएगा, ये सही बात है, ऐसा होता है। फिर ऊष्मा की इकाई जूल है, ये भी क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ऊष्मा की इकाई जूल भी होती है, अर्ग भी होती है। यहाँ पे देखो ऊष्मा देने पर पदार्थ में अंकुचन होता है, तो ये असत्य होता है। ऊष्मा देने पर जो है पदार्थ में अंकुचन न होकर प्रसरण होता है। क्या होता है, प्रसरण होता है। इसके कई अपवाद भी हैं, इसके बारे में आप डिटेल में 10th क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद ठोस के परमाणु स्वतंत्र होते हैं, तो ठोस के परमाणु स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये भी असत्य है। क्यों, क्योंकि ठोस के परमाणु जो है परमाणु आपस में एक क्रियाशील बल से, अंतराण्विक बल से बंधे होते हैं। उसके बाद ये लास्ट वाला क्या दिया हुआ है कि गर्म पदार्थ के परमाणुओं की औसत गतिज ऊर्जा ठंडे पदार्थ के परमाणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की अपेक्षा कम होती है। असत्य है, ये भी असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि गर्म पदार्थ के जो परमाणुओं की औसत गतिज ऊर्जा ठंड पदार्थ के अपेक्षा अधिक होती है, कम नहीं होती। यहाँ पर बस एक शब्द बदल दिया जाए, अधिक होती है, तो ये पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन अब ये कम लिखा है तो ये असत्य होगा। तो इस तरीके से हो गया। इसके बाद अगला इसी में दिया हुआ है कि खोजो तो मिलेगा। खोजो तो क्या हमें ढूंढना है, दिया हुआ है कि तापमापी यह उपकरण, इसमें हमें लिखना है डैश मापने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो तापमापी किसको मापने के लिए, तापमान मापने के लिए उपयोग में लाते हैं, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, तापमान। तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्या दिया हुआ है इसी में कि ऊष्मा का मापन करने के लिए इस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो ऊष्मा का मापन जो डिवाइस का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं कैलोरी मापी। क्या बोलते हैं, कैलोरी मापी। ये हो जाएगा। इसमें तीसरा है तापमान, यह पदार्थ के अणुओं के गतिज ऊर्जा की मात्रा है, तो यहाँ पे होगा औसत गतिज ऊर्जा। औसत गतिज ऊर्जा की मात्रा है, तो यहाँ औसत लिख लेंगे। इसके बाद आखिरी दिया है कि किसी वस्तु की ऊष्मा यह उसमें के परमाणुओं के गतिज ऊर्जा की मात्रा है, तो संपूर्ण गतिज ऊर्जा की, किसकी, संपूर्ण, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, संपूर्ण गतिज ऊर्जा की मात्रा है। तो इस तरीके से आपके पहला प्रश्न में जितने भी प्रश्न थे, उप प्रश्न थे, उन सबको हमने हल कर लिया। अब एक अगला दूसरा प्रश्न क्या दे रहा है कि निशिगंधा ने चाय बनाने के लिए चाय के सभी घटक डालकर बर्तन सौर चूल्हे पर रखा और शिवानी ने उसी प्रकार का बर्तन गैस पर रखा, किसकी चाय शीघ्र से बनेगी। तो देखिए शिवानी का चाय शीघ्र बनेगा, कारण है कि यहाँ पर आपकी बुक में दिया है, देख लीजिए कि शिवानी की चाय शीघ्र बनेगी, कारण निश्चित समय में गैस से बर्तन को मिलने वाली ऊष्मा उसी कालावधि में सौर चूल्हे से बर्तन को मिलने वाली ऊष्मा की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। मतलब गैस से जो ऊष्मा मिलेगी वो सोलर सिस्टम से मिलने वाली ऊष्मा से बहुत अधिक होगी, इसलिए शिवानी की चाय जल्दी बनेगी। जो चाय गैस पे रखेगा उसकी चाय जल्दी बनेगी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, संक्षिप्त में उत्तर लिखना है। जैसे इसमें दिया है कि चिकित्सीय तापमापी का संक्षेप में क्या करना है, वर्णन करो और प्रयोगशाला में इसकी उपयोगिता का प्रमाण बताओ। तो यहाँ पर चिकित्सीय तापमापी मतलब कि जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं उसी को चिकित्सीय तापमापी या ज्वर माप भी करते हैं, आपके घरों में भी होगा। यहाँ पर देखिए चिकित्सीय तापमापी या ज्वर मापी, ऊष्मा देने पर पारे में एक समान प्रसरण होता है। इसी सिद्धांत या पारे के इसी गुणधर्म का उपयोग करके यह उपकरण बनाया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, और अपना नाम आप किस स्कूल से पढ़ते हैं और आपके क्या विचार है वीडियो के संदर्भ में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब इसकी रचना कैसी है, चिकित्सीय तापमापी या ज्वर मापी वास्तव में मोटी दीवार वाली कांच की एक केशिका नली होती है, जिसके आंतरिक भाग का व्यास सर्वत्र क्या होता है, समान होता है। यहाँ पर देखिए ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ऐसा बुक में भी होगा तो वहाँ से भी देख लीजिए। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके निचले सिरे पर पतले कांच की घुंडी बल्ब जैसी रचना होती है जिसमें पारा भरा होता है। इसके आगे वाले भाग से एक उत्तल लेंस जैसी रचना होती है जिससे तापमान ज्ञात करने में सुविधा होती है। घुंडी यानी बल्ब से निकली हुई केशिका नली का भाग कुछ दूरी पर वक्राकार तथा संकीर्ण होता है। इस संकीर्ण वक्र भाग के कारण ज्वरमापी के पारे अथवा अल्कोहल का धागा तापमान कम होने पर भी अपने आप नीचे
नहीं आता। इस ज्वारमापी पर प्रायः 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस अथवा 95 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक तापमान के चिन्ह बनाए गए होते हैं। ये निरोगी मनुष्य का तापमान दर्शाते हैं। ज्वारमापी का उपयोग अपने शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है। प्रयोगशाला की तापमापी में ज्वारमापी की तरह वक्र भाग नहीं होता तथा इसकी तापमान मापने की सीमा ज्वारमापी की सीमा से अधिक होती है। देखिए कई तरह के तापमापी होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डायग्राम और दिए हैं। ये आपको बनाना नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये जो तापमापी है ये तो जो यूज़ किया जाता है, ये चिकित्सीय तापमापी है जो आपको डायग्राम बनाना है। ये तापमापी है, ये डिजिटल आजकल आ गया मार्केट में, ये भी है, और ये न्यूनतम या अधिकतम तापमापी है। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया है कि ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर है, इसकी इकाई बताइए। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए पहले तापमान की इकाई लिख लीजिए। दोनों बात पूछा है तो पहले तापमान को डिग्री सेल्सियस या अंश सेल्सियस, अंश फ़ारेनहाइट या तथा केल्विन इकाइयों में व्यक्त करते हैं। तो इसकी 3 इकाइयों के बारे में लिख लेंगे। अब ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है क्लास में, लेकिन यहाँ पर केवल आंसर देखेंगे। देखिए आंसर कैसे आपको राइट डाउन करके उसको लर्न करके प्रिपेयर करना एग्जाम के लिए, उस हिसाब से यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि पदार्थ के परमाणु की कुल गतिज ऊर्जा ही उस पदार्थ की ऊष्मा की मापक क्या होती है, ऊष्मा की मापक होती है। ऊष्मा अधिक तापमान वाली वस्तु की ओर से कम तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तापमान राशि ऊष्मा के स्थानांतरण की दिशा निश्चित करती है। किसी पदार्थ का तापमान दर्शाता है कि वह पदार्थ कितना गर्म है अथवा कितना ठंडा। वस्तु के परमाणुओं की औसत गतिज ऊर्जा उस वस्तु के तापमान का मापक होती है। अधिक तापमान का अर्थ अधिक ऊष्मा नहीं होता। मानो कि बर्तन में ए में 90 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला 2 लीटर पानी है तथा बर्तन बी में 91 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला 100 मिलीलीटर पानी है। यहाँ बर्तन बी के पानी का तापमान बर्तन ए के पानी के तापमान की अपेक्षा अधिक है, परंतु बर्तन ए के पानी की ऊष्मा बर्तन बी के पानी की ऊष्मा की अपेक्षा कम है, क्योंकि अणुओं की संख्या क्या है, बर्तन ए में ज़्यादा है 2 लीटर है और बर्तन बी में क्या है 100 ml ही है पानी। तो इस तरीके से आप समझ लेंगे, आप बड़े होंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे इन सब बातों को। यहाँ पर देखिए कैलोरी मापी की रचना आकृति के साथ स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने आपको चिकित्सीय तापमापी या ज्वर मापी के बारे में बताया। एक डिवाइस आती है कैलोरी मापी, तो कैलोरी मापी की भी आकृति रचना देख लीजिए। यहाँ पर पहले उसका आंसर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। देखिए आकृति, यहाँ पर आकृति आगे दी गई है, में कैलोरी मापी की रचना दर्शाई गई है। थर्मस फ्लास्क की तरह कैलोरी मापी के अंदर तथा बाहर इस प्रकार 2 बर्तन होते हैं। अंदर का बर्तन तांबे का होता है तो बाहर का बर्तन लकड़ी का होता है। बाहर के बर्तन पर ऊष्मारोधी ढक्कन होता है, उसमें 2 छिद्र होते हैं। कैलोरी मापी में तापमान मापने के लिए एक तापमापी तथा द्रव हिलाने के लिए विडोलक रखा जाता है। तांबे के बर्तन का आंतरिक तथा बाह्य भाग चमकदार बनाया जाता है। इस कारण कैलोरी मापी तथा बाहर के आवरण में विकिरण के कारण होने वाली ऊष्मा की लेन देन कम होती है। क्या होती है, ऊष्मा की लेन देन कम होती है तथा वस्तु के आसपास में उसमें दृष्टि से दूर रखे जाते हैं, अर्थात कैलोरी मापी की वस्तु की ऊष्मा अंदर से बाहर नहीं जा सकती, उसी प्रकार ऊष्मा बाहर से अंदर नहीं आ सकती। तो इस तरीके से ये जो डायग्राम है, स्क्रीनशॉट लेकर इसका पूरा डायग्राम चित्र बनाकर आप इसका नाम हर पॉइंट का लिख के पास एकदम साफ सुंदर और स्पष्ट चित्र बनाना है। इसका अभ्यास भी 1-2 बार कर लेना है। तो इस तरीके से इसका आंसर कर लेंगे। इसके बाद अगला जो एक्स्ट्रा प्रश्न भी यहाँ पर देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको बाद में पढ़िएगा। आपके बुक में ये पेज नंबर 99 पर दिया है कि बुखार आने पर माँ तुरंत कपाल पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती हैं, ऐसा क्यों है, और कैलोरी मापी तांबे के क्यों बनते हैं। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाए, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न क्या दिया है, रेल की पटरी में कुछ निश्चित दूरी पर दरार क्यों रखी जाती है, स्पष्ट कीजिए। आपने देखा होगा जबकि कभी सफ़र किए होंगे तो आप देखते हैं कि रेल की पटरी में कुछ ये देखिए ऐसे डायग्राम में ऐसे गैप होता है। ऐसा गैप क्यों होता है, तो चलिए देख लेते हैं हम इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ही इसका आंसर है। तो वायुमंडल का तापमान बढ़ने पर रेलवे के पटरियों की लंबाई बढ़ती है, इसके साथ ही दौड़ने वाली गाड़ियों की पहिए में घर्षण के कारण पटरियों का तापमान भी बढ़ता है। परिणाम स्वरूप पटरियों की लंबाई बढ़ती है। पटरियों में कुछ निश्चित दूरी पर दरार न रखने पर वे प्रसरण के कारण मुड़ जाएंगी, फलस्वरूप दुर्घटनाएं होंगी। इसलिए रेल की पटरी में कुछ निश्चित दूरी पर दरार रखी जाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या दिया है अगला प्रश्न, द्रव
क्या दिया है देख लीजिए। द्रव एवं गैस का प्रसरणांक क्या है उस सूत्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। मतलब द्रव और गैस में जो प्रसरण होता है वो क्या है उसको सूत्र द्वारा। देखिए तो पहले हम द्रव का देखेंगे, उसके बाद हम गैस का देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्रीन पर प्रश्न है और इसका उत्तर भी है। पहले पॉइंट वाइज इसका जो आंसर है वो देख लीजिए। दिया है द्रव का प्रसरणांक, पहले हमारा हेडिंग आप डालेंगे द्रव का प्रसरणांक, इसका उत्तर पहले लिख लेंगे कि द्रव को बर्तन में रखते हैं, द्रव को ऊष्मा देते समय द्रव का बर्तन तथा बर्तन का प्रसरण होता है। सामान्यतः बर्तन का प्रसरण द्रव के प्रसरण की अपेक्षा बहुत कम होने के कारण उस पर विचार नहीं करते हैं। इसके बाद है माना कि किसी द्रव का तापमान डेल्टा टी मतलब अत्यंत कम वेरी स्मॉल से बढ़ाने पर उसका आयतन V1 से V2 बढ़ जाता है। ठीक है, प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि आयतन में होने वाली वृद्धि V2 माइनस V1 और V तथा डेल्टा टी के अनुपात में होता है। तो इसको हम लिखेंगे V2 माइनस V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 इंटू डेल्टा। ठीक है, इसको ये जो अल्फा लिखा हुआ है इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे। तो यहाँ पे V2 माइनस V1 ये अल्फा जब हटाएंगे तो यहाँ पे बीटा लिख देंगे, बीटा V1 इंटू डेल्टा टी, जहाँ बीटा को द्रव का प्रसरणांक कहते हैं, यही मेन पॉइंट है। तो बीटा इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपान V1 इंटू डेल्टा टी, इसे 1 डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करते हैं। यही हमारा मेन जो है सूत्र है, यही पूछा गया है। तो बीटा का अर्थ है इकाई आयतन वाले द्रव्य का मापन एक अंश से मतलब तापमान की इकाई से बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि है। तो ये सूत्र से हम ये भी सूत्र इस तरीके से भी लिख सकते हैं। V2 का मान V2 बराबर V1 प्लस बीटा V1 इंटू डेल्टा टी बराबर V1 इसमें भी है V1 इसमें भी है, तो V1 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये उत्तर आ जाएगा V2 का मान। इसके बाद अगला दिया है गैस का प्रसरणांक। तो गैस का प्रसरणांक क्या होता है वो भी देख लीजिए। गैस का निश्चित आकार न होने के कारण उसे बर्तन में बंद करना पड़ता है। दाब स्थिर रखकर तापमान बढ़ाने पर गैस तथा बर्तन दोनों का प्रसरण होता है। मानो कि निश्चित द्रव्यमान की गैस को दाब स्थिर रखकर ऊष्मा देने पर उसका तापमान डेल्टा टी मतलब बहुत कम से बढ़ता है तथा आयतन V1 से V2 तक बढ़ता है। प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि आयतन में हुई वृद्धि V2 माइनस V1 जहाँ पर V1 तथा डेल्टा टी के अनुपात पे होती है, अर्थात V2 माइनस V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अल्फा V1 इंटू डेल्टा टी। तो V2 माइनस V1 यहाँ पे अल्फा की जगह फिर से बीटा लिखेंगे, जहाँ बीटा गैस का स्थिर दाब पर प्रसरणांक है इंटू V1 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम वही आएगा V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू डेल्टा टी। इसे 1 डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करते हैं। बीटा का अर्थ स्थिर दाब पर इकाई आयतन वाले गैस का तापमान एक अंश से बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि उपयुक्त सूत्र है। V2 इक्वल टू V1 प्लस बीटा V1 इंटू डेल्टा टी। वही चीज़ यहाँ पर फिर सेम जो ऊपर वाले आपने सूत्र देखा वही चीज़ यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका आंसर कर लेंगे। इसके बाद हम आएंगे अगले प्रश्न पर। यहाँ पर दिया है निम्न उदाहरण हल कीजिए। चौथा प्रश्न है और इसमें जो है कुल टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिस चौथे प्रश्न में एक प्रश्न क्या दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट इकाई का तापमान कितना होने पर वह सेल्सियस इकाई के तापमान से दुगना होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चूँकि ये प्रश्न है तो उसको हल करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, आई थिंक आपको क्लियर दिखना चाहिए, दिख रहा होगा। तो चलिए मैं सॉल्व कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जो दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट इकाई के तापमान में कितना होने पर मतलब इकाई में तापमान कितना होने पर सेल्सियस इकाई में व्यक्त तापमान का दुगना हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार हम लिख लेंगे, प्रश्नानुसार साथ साथ लिखते रहिए आप भी। प्रश्नानुसार F इज इक्वल टू 2 सेल्सियस हो जाएगा दुगना होने पर। तो C का मान क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू F अपॉन 2 हो जाएगा 1/2। तो F का मान पूछ रहा है कितना फ़ारेनहाइट होगा, तो ये प्रश्न में है। तो चूंकि मैंने आपको एक सूत्र बोला था स्टार्टिंग में ही, F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5। ये संबंध होता है, ये एक फॉर्मूला है, ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में एक संबंध का सूत्र होता है। तो यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा, F माइनस 32 है, हाँ ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, सूत्र में 9 दिया हुआ है, इज इक्वल टू C का मान क्या हो जाएगा, C बराबर क्या है F/2। तो जहाँ पर C है वहाँ पर F अपॉन 2 लिख देंगे, अपॉन कुल के बटे 5 है तो 5 लिख देंगे। इस तरीके से लिखने के बाद इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका तिर्यक का गुणा कर देते हैं। तो F माइनस 32, ठीक है,
एफ माइनस 32 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/5। कैसे आएगा अभी मैं आपको बता देती हूँ। मल्टीप्लाई बाई एफ अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 9 ये इधर चला जाएगा और c का मान तो f अपॉन 2 है ही, तो ये f माइनस 32 हो गया, ये 9 ऊपर चला गया और c का मान f अपॉन 2 है तो है ही। तो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का जब 9 से भाग देंगे तो 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, 1.8 आ जाएगा। तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1.8 ब्रैकेट में f अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया 1.1/2। अब ये 2 का इसमें 1.8 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 9 18 0.9 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.9 f, ये f तो बचा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे f, देख लीजिए f माइनस 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.9 f। अब देखिए ये f और ये f समान राशि है, तो समान राशि को एक जगह लाने पर क्या हो जाएगा f माइनस 32 और इसके बाद क्या हो जाएगा ये तो 0.9 f है। अब समान ये पूरा पद उठाकर हम इक्वल के इधर लाएंगे और ये पूरा पद उठा के हम इक्वल के इधर लेकर आएंगे। तो क्या लिखेंगे f माइनस ये प्लस है तो माइनस 0.9 f इज इक्वल टू ये माइनस 32 है तो इधर हो जाएगा प्लस 32। ठीक है, अब यहाँ पे देखो f माइनस 0.9 f है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि क्या दिया है f में से 0.9 f घट जाएगा, तो किसी एक में से क्या करेंगे 1 में से माइनस 0.9 जब हम करेंगे तो कितना आंसर आएगा बराबर 0.1 आएगा। आप घटा कर देखिए 1 माइनस क्या होगा 0 और यहाँ पे 0.9 करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, दशमलव की जगह दशमलव, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो ये 0.1 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे f माइनस 0.9 f, तो यहाँ पे 0.1 f आ जाएगा इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 32 हो गया तो f का मान हमें ज्ञात करना है, तो f इज इक्वल टू 32 अपॉन 0.1 लिख लेंगे। 32 अपॉन क्या लिखेंगे 0.1। अब इसका इसमें भाग देंगे तो हम यहाँ पर भी 10 से गुणा करें और यहाँ पर भी 10 से गुणा करें तो f इज इक्वल टू 320/1 हो जाएगा। तो 320 में 1 से जब भाग देंगे तो क्या आएगा f इज इक्वल टू 320 फ़ारेनहाइट ही, डिग्री फ़ारेनहाइट ही आंसर आएगा। तो फ़ारेनहाइट यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब कि फ़ारेनहाइट इकाई में मापन 320 डिग्री सेल्सियस होगा। कब? जब उसका तापमान दुगना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आई होप आपको ये समझ में आ गया। पूरा स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी आप लिख सकते हैं, मैंने एक एक स्टेप आपको बताने की कोशिश की है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया है एक पुल 20 मीटर लंबाई वाले लोहे के छड़ों से तैयार किया गया है। तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होने पर दो छड़ों के बीच में 4 सेंटीमीटर का अंतर होता है, तो कितने तापमान पर वह पुल सुरक्षित रहेगा? तो इसका आंसर भी यहाँ पर 35.40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो क्या क्या प्रश्न में पूछा है पहले हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले सामने सवाल रहेगा तब हम इसको लगा पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए प्रश्नानुसार बुक को सामने खोल कर रख लीजिए आप भी। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? प्रश्नानुसार दिया है L1 पहला लेंथ कितना है 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर दिया हुआ है। और तो क्या हो जाएगा L2 और दूसरा L2 का मान हमें नहीं ज्ञात है, तो L2 माइनस L1 बराबर हो जाएगा L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है, इसको हम मीटर में अगर बदलना चाहें 0.4 सेंटीमीटर यहाँ पर देखिए सवाल में दिया हुआ है, बीच में सेंटीमीटर का अंतर है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको 4 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे 0.4 सेंटीमीटर होना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद इसको जब हम मीटर में बदलेंगे सेंटीमीटर को तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, क्योंकि समान इकाइयों में ही सवाल लगता है। उसके बाद तापमान कितना दिया है, T1 बराबर दिया है 18 डिग्री सेल्सियस, तो T1 बराबर 18 डिग्री सेल्सियस। हाँ, और लोहे के लिए जो तापमान होगा वो क्या है
तापमान होने पर हमें पता है लोहे का तापमान कितना होता है। लोहे का तापमान होता है एमडा इक्वल टू 11.5 गुणे 10 घाते -6 पर डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो T2 का तापमान कितना होगा ये सवाल में पूछा गया है। तो हमें सूत्र जो है वो क्या जो चीज़ें पूछी यहाँ पर सवाल में दिया गया वो आपने देख लिया। अब हमें कैसे लगाना है, हमें सूत्र पता है कि L2 माइनस L1 इज इक्वल टू लैम्डा L1 डेल्टा T। ठीक है, अब यहाँ पे L2 क्या है और पूछ की रहा है डेल्टा T का मान पूछ रहा है, तो हम इसलिए इसको लिख सकते हैं डेल्टा T जब इधर आ जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा L2 माइनस L1 अपॉन लेमडा L1। ये सूत्र हो जाएगा। ये इसी सूत्र से हम क्या करेंगे जो है इसी सूत्र पे इन L2 L1 का मान रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आगे देखिए कैसे लिखना है, इसको हम लिख लेंगे। इसलिए डेल्टा T इज इक्वल टू 4 गुणे 10 घाते -3 मीटर, जो अभी हमने यहाँ पर लिखा था L2 माइनस L1 का मान, बटे क्या हो जाएगा फिर क्या है लैम्डा का मान 11.5 गुणे 10 घाते -6। ठीक है, गुणे L1 का मान कितना है 20 मीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जब 4 गुणे 10 घाते इसको सिंप्लीफाई इसको हम गुणा भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस बटे 23 डिग्री सेल्सियस इसका मान आएगा। तो अब 400 में जब हम 23 से भाग देंगे तो अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग मान 17.39 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लगभग ये मान कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो मान प्राप्त हुआ है डेल्टा T बराबर क्या होता है T2 माइनस T1 होता है। अब हमें T2 का मान ज्ञात करना है तो T2 बराबर T1 प्लस डेल्टा T हो जाएगा। तो हमें क्या पता है इसलिए लिख लेंगे, क्या लिखेंगे T2 इज इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस प्लस 17.39 डिग्री सेल्सियस। 18 में 17.39 जोड़ेंगे तो 35.39 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब पुल 35.39 सेल्सियस तापमान तक सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर ये उत्तर इसका प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर लेंगे। तो आप देखते जाइएगा और एक के बाद एक आप इसको लिखते जाएंगे, तब आपको आसानी होगी। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न था स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए और इसके बाद यहाँ तक ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड, आते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर दिया एफिल टावर की ऊंचाई 15 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब एफिल जो टावर है उसकी ऊंचाई कितनी है 15 डिग्री सेल्सियस पर 300 कितना है 324 मीटर है, तथा वह टावर लोहे का होने पर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए उसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर तक बढ़ेगी। तो सेम ऐसे ही सवाल ये भी है, इसका भी हमें क्या क्या प्रश्न में दिया है पहले वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस सवाल के उत्तर को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्नानुसार चौथे का ये तीसरा वाला है। डेल्टा T बराबर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर डेल्टा T बराबर मतलब क्या होता है T2 माइनस T1 होता है। तो T2 30 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे सॉरी T1 होगा और माइनस T1 कितना दिया 15 डिग्री सेल्सियस। तो 15 में 30 में से 15 गया तो 15 डिग्री सेल्सियस डेल्टा T का मान प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर T2 माइनस T1 डेल्टा T बराबर क्या होता है T2 माइनस T1, T2 30 डिग्री सेल्सियस है और T1 क्या हो गया 15 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा T का मान 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद क्या लोहे के लिए लेंथ L1 बराबर 324 मीटर दिया हुआ है और डेल्टा का मान लोहे के लिए 11.5 गुणे 10 घाते -6 यह मान फिक्स होता है लोहे के लिए। इसके पहले वाले सवाल में भी यूज हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L2 माइनस L1 इज इक्वल टू डेल्टा L1 इंटू डेल्टा T। ठीक है, तो हमें L2 माइनस L1 लिख लेंगे बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा L1, डेल्टा T का मतलब क्या होता है T2 माइनस T1।
तो यहाँ पर हम मान रख लेंगे डेल्टा का मान क्या होता है 11.6 गुणे 10 घाते -6 मल्टीप्लाई बाई L1 का मान क्या है 324 मीटर, ठीक है, और गुणे T2 माइनस T1 का मान कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने उसके ऊपर निकाला था तो वो लिख लिया। इसके बाद अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने पर इसका मान आ जाएगा 55,890 गुणे 10 घाते -6। आप मल्टीप्लाई 324 गुणे 15 कर लेना, फिर 15 के बाद 11.6 से गुणा कर लेना, तो यही आएगा। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लें 55,890 गुणे 10 घाते -6 गुणे 10 घाते 2 सेंटीमीटर। ये मीटर में मान आया था तो सेंटीमीटर में करेंगे तो ये -2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, घातांक आधार समान हो तो घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये ऋण का चिन्ह है, तो यहाँ पे 55,890 गुणे 10 घाते -4 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना होने के बाद यहाँ पे 4, ये -4 है, मतलब कि जो दशमलव होगा वो 4 अंक पे लगेगा, तो 1 2 3 4, तो 5.589। ठीक है, 0 का मान लिखना हो तो लिख लो, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। सेंटीमीटर मतलब लगभग ये 5 से ज़्यादा है इसके पीछे, तो 5.6 सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो लगभग जो है इसका मान लगभग 5.6 सेंटीमीटर जो है आफेल टावर बढ़ेगी। तो यहाँ पर भी उत्तर देख लीजिए, यहाँ पे 5.6 लगभग इसका आंसर आया है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। और ब पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्रमशः सेंटीग्रेड 2 सेंटीग्रेड है। अ को Q और ब को 4Q इतनी ऊष्मा देने पर उसके तापमान में समान परिवर्तन होता है। यदि अ का द्रव्यमान m हो तो ब का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो लंबा तो जरूर जा रहा है, लेकिन मैं एक एक पॉइंट करके आपको समझा रही हूँ ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। तो लिख लेते हैं चौथे प्रश्न का चौथा। इसमें क्या दिया है, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। प्रश्नानुसार क्या क्या है पहले वो लिख लेंगे। प्रश्नानुसार क्या है, सी जो अ है बराबर कितना हो जाएगा कैपिटल सी, और स्मॉल सी जो ब है वो बराबर हो जाएगा 2C के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, Q जो कि अ है उसकी लंबाई कैपिटल Q, और जो Q ब है उसका मान जो हो जाएगा 4Q, हाँ, बराबर डेल्टा T समान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे m जो स्मॉल m अ का स्मॉल m है, मतलब लंबाई है मीटर में स्मॉल m, और ब स्मॉल m जो ब का है वो पूछ रहा है, जो मीटर में माप है द्रव्यमान, सॉरी m जो है अ का m है और ब का द्रव्यमान क्या है यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है सूत्र क्या होता है, Q = mc डेल्टा T, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये मेन सूत्र है। अब हमें चूंकि पहले हम डेल्टा T का मान ज्ञात करेंगे, तो डेल्टा T बराबर क्या होता है, डेल्टा T बराबर Q/mc हो जाएगा। हाँ, तो दोनों पदार्थ जो कि समान है, दोनों पदार्थ के लिए डेल्टा T का मान समान है। हम यहाँ पे लिख लेंगे दोनों पदार्थ मतलब अ व ब के लिए क्या है, डेल्टा T समान है। यहाँ पर डेल्टा और ब दोनों के लिए समान है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे तब, Q मतलब अ के लिए जो Q का मान है, यहाँ विशिष्ट ऊष्मा जो है बटे क्या हो जाएगा Q, यहाँ पर M अ और C का मान भी अ के लिए हो जाएगा। क्या होता है Q = m × डेल्टा C बराबर क्या हो जाएगा, अब Q ब के लिए क्या हो जाएगा, अ बटा ब, अ बराबर ब है तो m ब के लिए और C जो हो जाएगा ये भी ब के लिए हो जाएगा। तो दोनों का मान रख लेते हैं, इसलिए Q / mc = 4Q। Q का मान तो Q है, mc का मान तो mq है, लेकिन ब के लिए मान में परिवर्तन है। ब के लिए Q का मान क्या है 4Q है, और m जो है ब के लिए
और 2c है। जहाँ पे c था वहाँ पे कितना है, यहाँ पर देखिए c का मान ब के लिए 2c है और q का मान 4q है। तो ये मान रख लेने पर हमें क्या प्राप्त होगा, जो मान प्राप्त होगा वही हम लिख लेते हैं। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। और यहाँ पर q क्या हो जाएगा, q से कैंसिल हो जाएगा और ये m बचेगा और यहाँ पे c भी c से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बच्चा क्या, 1/m बचा, यहाँ पे q भी कैंसिल है, c भी कैंसिल है, तो 1/m बचा बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसलिए करके लिखेंगे देयरफॉर 1 यहाँ पे 2 बचा है तो 2/m ब, m का मान ब के लिए पूछ रहा है, हमें यही तो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, m का मान ब के लिए बराबर 2m, इसका तिर्यक का गुणा कर देंगे 2m हो जाएगा। तो यहाँ पर पदार्थ ब का द्रव्यमान जो है 2m होगा, मतलब पदार्थ लिख लेंगे, पदार्थ m मतलब ब का द्रव्यमान m ब बराबर 2m होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारा जो है इसी में आखिरी सवाल जो दिया है, आखिरी सवाल कि एक 3 kg द्रव्यमान वाली वस्तु 600 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करती है, तब उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। तो वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 4 का जो है 5वां, यहाँ पे प्रश्नानुसार जो दिया है वो लिख लेते हैं। फ्रॉम द क्वेश्चंस m = 3 kg दिया हुआ है। तो 3 kg मीन्स क्या होता है, इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, तो 3 किलो बराबर 3000 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे q का मान, q = कितना दिया है, q का मान दिया है 600 कैलोरी ऊर्जा, तो q बराबर 600 कैलोरी हो जाएगा। फिर डेल्टा t = T1 - T2, तो T1 का मान 70, तापमान T से 10 डिग्री से 70 डिग्री जाता है, तो T2 - T1, तो T2 बराबर कितना है 70 और T1 बराबर कितना है 10 है, तो T2 - T1, तो डेल्टा T बराबर 70 - 10 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। तो C का मान क्या होगा पूछ रहा है, क्या प्रश्न में पूछा है, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा मतलब कैलोरी में मान पूछ रहा है उसकी विशिष्ट ऊष्मा। तो हमें पता है सूत्र यही Q = mc डेल्टा T होता है, ये हमारा मेन सूत्र है। हमें C का मान ज्ञात करना है, Q का मान दिया है और m का मान दिया है और डेल्टा T का मान दिया हुआ है। तो हम कैसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, C = क्या हो जाएगा, ये सारे मान इधर आ जाएंगे, तो Q बटे क्या हो जाएगा, C तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे m × डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सारे मान रख लेते हैं, तो C = क्या लिखेंगे 600, Q का मान 600 कैलोरी है, बटे m का मान कितना है 3000 ग्राम है और गुणे 60 डिग्री सेल्सियस है। तो हम जो कटता है उसको काट लेते हैं, ये 0 0 से 6 कम 6, 6 दाह में 60, ठीक है। और यहाँ पे 6 दाह में जब 60 कर लेंगे तो यहाँ पे ये 0 इस 0 को काट देगा, तो बराबर 1/300 आएगा, 1/300 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब तो इसका जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा जो बुक में दिया है 0.033 वही आंसर आएगा इसका। इसमें भाग देकर आप देख लेंगे तो C = क्या हो गया 0.0033, किस में मान आया है कैलोरी, हाँ बराबर है कैलोरी पर ग्राम पर इंटू सेंटीग्रेड, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका एक और आंसर इस तरीके से हम लिख लेते हैं, ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। इस तरीके से पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया, पूरा स्वाध्याय कंप्लीट हो गया। वीडियो जरूर लंबा हुआ है लेकिन आप पूरा जरूर देखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।